अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम न्यूज़ व्यूज़ के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान कुरतनैन बख्श। नाजरीन, प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले अहम डेवलपमेंट के ऊपर बात करेंगे। आपने हुर्मुज़ से रिलेट करती है। पाकिस्तानी क़यादत की सिफारती और अमन की कोशिशें रंग ले आई हैं। आपने हुर्मुज़ खुल गई है। मशरिक़ वस्ता से मशरिक़ बई तक पाकिस्तान की अमन की कोशिशों की दुनिया मुतरफ़ हो गई है। आलमी ताकतें भी पाकिस्तान की सिफारतकारी की गर्विदा हो चुकी हैं। ईरान ने आपने हुर्मुज़ को मुकम्मल तौर पर खोलने का ऐलान कर दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ईरान का शुक्रिया अदा करते हुए कहना था कि आपने हुर्मुज़ को कमर्शियल शिपिंग के लिए मुकम्मल तौर पर खोल दिया गया है, जबकि जंगबंदी के दौरान जहाज़ों की आमदरफ्त बिला तातुल जारी रहेगी। बहरी जहाज़ों की पोर्ट्स एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के मुकर्ररा रूट की पाबंदी करना होगी। ईरानी वजीर खारजा का भी बयान सामने आया है। सोशल मीडिया के ऊपर उन्होंने कहा कि लबनान में जंगबंदी के तनाजुर में यह अहम फैसला किया गया है। इस इक़दाम का मकसद खित्ते में कशीदगी की कमी और तजारती सरगर्मियों को मामूल पर लाना है। आलमी सतह पर तवानाई की तरसील को भी यकीनी बनाना है। उन्होंने मजीद ये भी कहा कि ईरान खित्ते में अमन और इस्तेकाम के फरोग के लिए अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा और अहम आलमी तजारती रास्तों को खुला रखने के लिए इकदाम जारी रखेगा। जबकि साथ में उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के दूसरे मरहले से कबल खित्ते में सिफारती सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं और इस बार पाकिस्तान एक बार फिर आलमी मंजरनामे के मरकज में नजर आ रहा है। एक जानिब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खलीजी और इलाकाई ममालिक के अहम दौरों पर हैं। सऊदी अरब और कतर के बाद तुर्किया में मौजूद हैं, जहां खित्ते की बदलती सूरत हाल और मुमकिन अमरीकी ईरान मुज़ाकरात और मुशावरत भी जारी है। तो दूसरी जानिब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का ईरान का दौरा गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गया है, जहां आला ईरानी अस्करी और सियासी क़यादत से मुलाकातों में सिक्योरिटी सिफारतकारी और आने वाले मुज़ाकराती मरहले पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। जराए का ये भी बताना है कि इस्लामाबाद बैकडोर डिप्लोमेसी के जरिए दोनों ममालिक के दरमियान फासले कम करने की कोशिशों में मसरूफ है। जबकि दूसरी जानिब आपने हुर्मुज़ खुलने की खबर सामने आते ही खाम तेल की कीमत 12% कम हो गई। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी वजीर खारजा ने ऐलान के बाद WTI खाम तेल 12% सस्ता हुआ है। मीडिया रिपोर्ट ने यह भी बताया है कि WTI तरसलात और जबकि वेरिएंट का रेट 11% कमी के बाद $88 फी बैरल पर आ चुका है। नाज़रीन, ये थी तमाम तर डेवलपमेंट जो कि सामने आई है और आपने हुर्मुज़ जो कि एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है उस पर आज इस प्रोग्राम पे डिस्कस भी करेंगे कि उसको खुलने के बाद क्या उसके असरात मुरतब हो सकते हैं। और इस वक्त अक़वाम आलम जो कि तमाम तर दुनिया इसकी जद में थी, इसके असर में थी, उसके लिए कितने बड़े बेनिफिट हैं। हमारे साथ पैनल पर मौजूद है नदीम रजा साहब, माहिर आलमी उमूर हैं। चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर आलमी उमूर हैं वो भी। और दूसरी तरफ कर्नल रिटायर्ड मुख्तार अहमद बट साहब हमारे साथ मौजूद है जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं। आप तीनों गेस्ट को वेलकम करूंगी प्रोग्राम के अंदर। सबसे पहले नदीम रजा साहब आपसे जानना चाहूंगी, एक अहम डेवलपमेंट हुई है जो कि आपने भी देखी, आपने हुर्मुज़ खुल चुकी है जिसका बेसब्री से तमाम दुनिया इंतजार कर रही थी। तमाम चीज़ें वहाँ से मुतासिर हो रही थी, ऑयल हो या फिर दीगर हम चीज़ों को देखें, खाद हो या फिर हमारी एनर्जी क्राइसिस हो, तमाम तर चीज़ें उससे शार्टेड होती हुई दिखाई दे रही थी। आप क्या समझते हैं इसके खुल जाने के बाद क्या असरात मुरतब हो सकते हैं और आगे जंग बंदी की जो दौर है, जो सेकेंड राउंड है, उस पर क्या इफेक्ट मुरतब हो सकते हैं? बहुत शुक्रिया। नो डाउट कि ये अजला हुर्मुज़ बंद की हुई थी ईरान ने, उसके पूरी दुनिया के ऊपर असरात मुरतब हुए हैं और इंतहाई मनफी। अभी तो फिर एक पहलू दुनिया के सामने आया था, वो ऑयल की सूरत में कि उसके निर्ख बढ़ गए थे कि एक वक्त पे $119 तक पहुंच गया था और अब तो 88 तक भी आ गया है। लेकिन अभी ये दूसरी चीजें खाद और दीगर अशिया की जो वहां से जाता था वो नहीं है, उसकी भी चीजें सामने नहीं आ रही। उसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा और देर पा होगा। ऑयल का तो खैर फौरी इंस्टेंट, यानी कि इसका तो इम्पैक्ट पड़ गया दुनिया भर की जो स्टॉक मार्केट्स हैं उस पर असर पड़ गया। जो मनफी रुझान था वो मुस्बत में तब्दील हो चुका है। लेकिन आबराए हुर्मुज़ ये अभी आर्जी तौर पे भी ईरान ने बहरहाल क्योंकि माहे की एक शिक के तहत ये किया है, क्योंकि ईरान ने जो अमेरिका पर पाबंदी आयद की थी और ये कहा था पाकिस्तान के जरिए कि जब तक लबनान पे इसराइल के हमले खत्म नहीं होंगे उस वक्त तक वो मुआहदे में आगे नहीं जाएगा। तो इसके तहत यानी कि एक रेसिप्रोकेट जिसे कहेंगे कि जज्बा खैर सगाली के तहत ये दोनों ने एक ये किया, अपना हुर्मुज़ खोला है। और लेकिन इसकी चाबी बहरहाल अब खुल तो गया, लेकिन चाबी हमेशा के लिए ईरान ही के पास रहेगी। चाबी वो जब चाहेगा, कभी भी अगर किसी तरह के मुआहदे की खिलाफ वर्जी की जाएगी तो दोबारा भी बंद कर सकता है। क्योंकि अमेरिका की तारीख रही है मुज़ाकरात की और वो हमेशा से मुज़ाकरात के दरमियान ही अटैक किए हैं। वो गुज़श्ता बरस भी देखा था जो 12 रोज़ा जंग हुई थी, जब भी मुज़ाकरात थे और मुस्बत मुज़ाकरात हो रहे थे और अच्छी पेशरफ्त हो रही थी और इस बार भी यही हुआ था।
तो इसीलिए ईरान का ये कहना है, और ईरान ने यही कहा था कि उसको गारंटीज चाहिए। तो गारंटीज उसको बहरहाल मिल चुकी हैं, बड़ी गारंटीज मिली हैं, और इसमें कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तान का किरदार वो बहुत ही ज्यादा सामने आया पूरी दुनिया के सालसी के तौर पे। कि ईरान ने, टर्किया भी पहले इन्वॉल्व हो रहे थे इसके अंदर, ओमान भी था, और भी एक दो, इजिप्ट ने भी कहा था, लेकिन पाकिस्तान ने कहा, तो ईरान ने कहा कि उनका पाकिस्तान के ऊपर एतबार है और पाकिस्तान ही इनके साथ खड़ा रहेगा। ऐसे में ये जो जंग हुई है, सारी सूरत इसे पूरे खित्ते ने देख ली, पूरे खित्ते नहीं मैं कहूंगा कि पूरी दुनिया ने देख लिया। जो एक मिथ कायम थी अमेरिका की सुपर पावर की, और उसकी जो यानी कि एक और जो रियासत नुमाई है समझे इसराइल, अमेरिका की जो सिक्योरिटी का वही जामिन है एक मुआहदे के तहत इसराइल की। तो इनकी एक मिथ थी कि ये जब चाहें जिसको चाहें तो वो बर्बाद कर दें, खत्म कर दें, इनके आगे कोई भी ठहर नहीं सकता, सभी को इसके सामने सर तस्लीम में खम करना पड़ता है। लेकिन ईरान ने ये मिथ तोड़ दिया हमेशा के लिए, कि दुनिया देख लिया। जो नेटो जो 49 में इनका अलाय बना था, जो 32 ममालिक थे, वो उस सब में हरी झंडी दिखा दी है। और जो यूरोप में जो इनकलाब आया है, और वो उसके जो असरात मुरतब होंगे वो बेहद यानी मुस्बत होंगे दुनिया भर के लिए। अभी तो एक नदीम साहब, सिर्फ यही नहीं, खुद ही डोनाल्ड ट्रंप भी इसके मोतरफ है ईरान की बहादुरी के। उन्होंने भी यही चर्चे कही है। उन्होंने कहा कि जिस तरीके से ईरान की बहादुर कौम है और ईरान की जो जुर्रत और बहादुरी हमने देखी है वो कहीं भी नहीं देखी। देखिए, ये बिल्कुल वो तो एक्सेप्ट कर रहे हैं। ये तो आपको याद होगा 2020 में जो कासिम सुलेमानी जो दुनिया के यानी कि मौसर तरीन और मजबूत जनरल के तौर पे सामने आए थे, ये डोनाल्ड ट्रंप ये कहते रहे हैं अभी पिछले दिनों जिन्होंने कहा था कि अगर वो जनरल कासिम सुलेमानी आज होता तो जंग का नक्शा कुछ और ही होना चाहिए था। तो ये मुतरफ है, क्योंकि देखें ईरान की तहजीब है, और ये याद रखना चाहिए अमेरिका जो है वो सिर्फ 250 साल का है, सिर्फ 250 साल का। वो भी मांगे ताने की जमीनों के ऊपर कब्जा किया करके वो बनाया गया है। लेकिन ईरान जो है वो 5 से 6 हजार साल की उसकी अपनी तारीख है। जो अमेरिका ने जो कहा था कि तहजीब खत्म कर दी जाएगी, ईरान की जो तहजीब कभी बम्बार्डमेंट से खत्म नहीं होती है। तहजीब ऐसे नहीं खत्म होती, उसके पीछे पूरी एक दास्तान है, लिजेसी है, और वो कौन उसे साबित कर दीजिए। ट्रम्प कह रहे हैं कि वो एक मजबूत और एक कौम है, तो भाई कौम है तो आपको पहले सोचना चाहिए था आपने ये हरकत क्यों की है। तो डोनाल्ड ट्रम्प जो कहते हैं वो करते नहीं है, ये सज्जा दिखा के खब्बा मारने का आदी है। और हालांकि ये पूरी दुनिया में एक्सपोज हो गए, इन पे कोई ट्रस्ट नहीं करता। यही वजह है कि आप देखें कि इनकी हंगरी में गवर्नमेंट थी, इन्हीं की आशीर्वाद वाली गवर्नमेंट थी इसराइल की, और डोनाल्ड ट्रम्प की इनकी सेहुनी लॉबी की गवर्नमेंट थी वो। और आप देखें 45 ईयर का मैं तो उनको एक नौजवान ही कहूंगा, उस शख्स ने एक रात इलेक्शन से पहले जो जलसा किया जिसने फलस्तीनी रुमाल अपने गले में लपेटा, वहां पे इजरायली मजालिम की दास्तानें उसने सुना दी कि अमेरिका जो ईरान पे बम्बारी की लबनान में की वो है। पूरी कौम वहाँ, अच्छा हंगरी में यहूदियों की बड़ी तादाद वहां पे रहती है, उसके बावजूद देखें कैसा स्विच किया, जो 16 साल का जो इक़्तिदार था उसका खात्मा कर दिया। तो ये कहने में बजानी हूँ जो डोनाल्ड ट्रम्प, देखें बात ये जो दुश्मन कहे ना, अगर तारीफ करे अपने दुश्मन की तो वो उसमें वजन होता है। ऐसा ही। तो वो खुद अपने ओन कर रहे हैं कि ईरानी कौम है, वो सरेंडर नहीं किया उसने। बहरहाल अमेरिका को भी बचाया गया इस जंग में। मैं तो एक बढ़ के आगे ये बात कहूंगा कि अमेरिका से फंस चुका था। और एक यहीं पे एक और जुमला मैं कहूंगा, जिस तरह से ये नोबेल इनाम की बातें हो रही थी डोनाल्ड ट्रम्प के लिए कि उन्होंने 10 लाख लोगों को बचाया पहले खत्ते में। अमेरिका की जो पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग थी कि पाकिस्तान ने बहरहाल इंडिया को भारी भरकम जवाब दिया, देन उसके बाद अमेरिका कूदा था ना। उससे पहले भी तो बात हुई थी, 71 में कहाँ था, उससे पहले 65 में कहाँ था वो। तो ये हमेशा इसी तरह से अमेरिका की पॉलिसियां होती हैं। पाकिस्तान ने सेफ पैसेज इसको फराहम किया है, और अब ये वो मौका है पाकिस्तान को भी अपने हक में चीजों को लाना होगा। ना सिर्फ अमेरिका के बचाव तो दिया हमने, हमें कभी IMF के ऊपर लटका दिया जाता है, कभी किसी इमदाद के ऊपर, कभी पाबंदियों के ऊपर। क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर भी बेशुमार पाबंदियां आयद की गई थी, जैसे ईरान के ऊपर देखें अभी भी पाबंदियां हैं ईरान के ऊपर। जिस तरीके से हम खुली ट्रेड जो है वो ईरान के साथ नहीं कर सकते। वो यही था ना कि देखिए यूरोप भी उसका पाबंद था, यूरोप भी नहीं कर सकता था। लेकिन
मैं समझता हूँ जब मोर देन हम्म 5,000 जो पाबंदी ईरान के ऊपर लगी हुई थी, अब वो सारी पाबंदियां खत्म हो जाएंगी और पाकिस्तान के पास पाकिस्तान में बिल्कुल खुशहाली आनी नदीम साहब, चाहिए। जिस तरीके से आपने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने खुद इस बात को एक्सेप्ट भी किया और उनकी एक्सेप्टेंस में वाज़ह तौर पर उनकी स्टेटमेंट में भी ये था कि जैसे कि ईरानी बहादुर कौम है, हमने ऐसी कौम नहीं देखी और हमें मज़ा आया उनके साथ तमाम तर चीज़ें देखते हुए और हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। ये सारी चीज़ें उन्होंने खुद अपने स्टेटमेंट के अंदर कही हैं। चौधरी अकमल साहब, यही चीज़ आपसे भी जानना चाहूँगी। एक तो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ जो कि खुल चुकी है, एक बड़ी डेवलपमेंट है, इस चीज़ को आप कैसे देख रहे हैं? दूसरी जानिब जो कि हमने ईरानियों के हौसले देखे, जिसकी खुद डोनाल्ड ट्रंप तारीफ करने पर मजबूर हो चुके हैं और ऐसी स्टेटमेंट्स उन्होंने खुद दी कि ऐसी बहादुर कौम है और इसकी तारीफ मैं खुद करता हूं कि किस तरीके से उनकी डेलीगेशन ने, उनकी चीज़ों ने जो कि वहाँ तमाम तर चीज़ों को हैंडल किया जंग की सूरत हाल के अंदर, वो तमाम तर चीज़ें आप क्या समझते हैं कि अगर कासिम सुलेमानी को जब उन्होंने शहीद किया था तो उसके बाद अमेरिका के अंदर बड़ी सेलिब्रेशंस की गई थी, आज अगर कासिम सुलेमानी होते तो आप क्या समझते हैं कि क्या चीज़ें कुछ और होती और किस तरीके से देखी जाती? देखें, कासिम सुलेमानी की ही आइडियोलॉजी थी। ये जो जितनी ईरान की तैयारियां थी, अंडरग्राउंड जो है वो उनके सिस्टम से, मिसाइल का उनका सिस्टम था, ये सारी की सारी। और फिर ये जो एक नई मिथ थी, देखे ना, एकदम से हम्म उनकी लीडरशिप को पहले पहले ही अटैक में उन्होंने शहीद कर दिया, जो टॉप लीडरशिप थी उनकी। उसके बावजूद जो है ना, ईरान ना सिर्फ खड़ा रहा बल्कि उसने डट के मुकाबला किया। तो ये सारा एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, पिछले 30 साल से जो है ना वो लोग इसकी तैयारियां कर रहे थे। तो इसमें कासिम सुलेमानी और दीगर जो उनके शुहदा हैं, जिन्होंने कुर्बानियां दी, सब उनकी उनकी बैकग्राउंड वर्किंग का नतीजा था। और जंगे जो है ना वो फौज नहीं लड़ती, जंगे कौमें लड़ती हैं। हम्म तो जब कौम आपके साथ खड़ी हो तो फिर फौज का भी जो है वो हिम्मत जवान होती है। और बेशक फिर आपके ऊपर जितनी भी बम्बार्टमेंट हो, जितना भी आपके खिलाफ प्रोपेगेंडा हो, कोई भी आपको जो है ना वो नहीं हरा सकता। यही मिसाल जो है वो ईरान ने फॉलो की है अपनी तैयारियों के उसमें। और उसको दुनिया को करके दिखाया कि किस तरीके से वो स्ट्रेटेजिकली अपनी लोकेशन को जो है वो यूज कर सकते हैं। और इस चीज का ईरान को शुरू से अंदाजा था हम्म कि जब भी उनके ऊपर जो है वो इस तरह का कोई कोई अटैक होगा तो उन्होंने क्या क्या चीजें करनी। और अभी भी मेरे ख्याल में इन्होंने सिर्फ स्ट्रेट ऑफ हर्मुज को बंद किया है, अभी तो इन्होंने इस तरफ नहीं आया, ये रेड सी की तरफ, जहां से सऊदी अरब की जो है वो सारी ऑयल की ट्रेड जो है वो ज्यादातर हो रही थी। तो अगर उस तरफ आ जाते, यमन की साइड पे जो है ना वो महाज खुल जाता, तो मेरे ख्याल में इससे ज्यादा जो है ना वो क्लैप्स हो जाना था इंटरनेशनल इकोनॉमी ने। तो अच्छा हुआ कि अमेरिका को जो है ना वो इसका अंदाजा हो गया और पूरी दुनिया को इसका अंदाजा हो गया कि ये ऐसी जंग नहीं है जो जीती जा सके। और जिस तरह अमेरिका जो है वियतनाम में जूतियां छोड़ के भागा था, जैसे वो अफगानिस्तान से भागा है, तो आज जो है वो ईरान से भी विदड्रॉ कर गया है। बाकी अब ईरान की अपनी जो है वो कौम ने खड़ा होना है। अब आगे मुज़ाकरात, मेरे ख्याल में ज्यादा जो टर्म्स हैं मुज़ाकरात की वो तो तय हो चुकी हैं। सिर्फ अब आके एक रस्मी तौर के ऊपर इनकी लीडरशिप बैठेगी। और ज्यादा चांस ये है कि सदर ट्रम्प जो है वो खुद इस माहदे को हम्म साइन करने के लिए आए, जो इस्लामाबाद में कहा जा रहा है कि इतवार को जो है वो हो सकता है मुतवक्के है। राउंड। तो ज्यादातर चीजें जो है ना वो उसकी तय हो चुकी हैं। उसमें फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बहुत अहम किरदार अदा किया है, बेशक। और खास तौर पे ईरानी साइड के ऊपर जो उन्होंने इंगेज किया है, अपने पुराने ताल्लुकात को उन्होंने इस्तेमाल किया है, वहाँ की आर्मी ठीक की है चौधरी लीडरशिप के साहब, साथ, लेकिन उन्होंने सवाल यहाँ ये टॉप पैदा लीडरशिप होता के है कि साथ। जैसे कि पहला राउंड हमने देखा, उसके अंदर कुछ डेडलॉक्स थे ईरान के जो कि पूरे नहीं हो सके, ऐसे में अमेरिका के डेडलॉक्स थे, वहां से चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं फाइनलाइज नहीं हो सकी। उसके बाद दोनों डेलीगेशंस वापस अपने मुल्कों को रवाना हो गई। अब ऐसे में फील्ड मार्शल का दौरा जो कि अभी वहां पर पहुंचे थे, तमाम तर चीज़ों को आपने हुर्मुज़ से, एक मेन और बड़ा टॉपिक था जो कि मेन पॉइंट के जरिए आज उसकी डेवलपमेंट सामने आ चुकी है कि आपने हुर्मुज़ खोल चुकी है। अब देखना यह है कि जो डेडलॉक ईरान के बाकी चीज़ों के ऊपर थे, चाहे वो यूरेनियम अफजूदगी हो, एटमी प्रोग्राम्स हो या दीगर जो कि अमेरिका बार बार जिक्र कर चुका है, उन चीज़ों के हवाले से क्या ईरान उस पर रजामंद होता हुआ आपको दिखाई देगा? देखिए, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि बैकडोर डिप्लोमेसी और जो बैकडोर मुज़ाकरात है ना वो डे वन से चल रहे हम्म हैं, जब से ये मुज़ाकरात पाकिस्तान ने शुरू करवाए हैं। और उसमें जो है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का जो बहुत बड़ा
अहम किरदार था इनको दोनों को आपस में बिठाने में। और अब इस वक्त हालात ये हैं कि इनकी बैकडोर से चीजें सारी की सारी तय हो चुकी हैं। यूरेनियम का क्या करना है, कितनी यूरेनियम अफजुदा करनी है, कितनी नहीं करनी है, ईरान के कितने डॉलर जो है या कितनी जो जो रिजर्व या इंटरनेशनल पड़े में जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए थे उनको अनफ्रीज करेगा, कौन सी तो ये चीजें जो हैं ये सारी की सारी तय हो चुकी हैं और इसकी सिर्फ एक रस्मी अनाउंसमेंट बाकी है, क्योंकि जो मेजर स्टेप थे वो दोनों साइड्स ने ले लिए हैं। अमेरिका ने जो है वो लबनान में भी जंगबंदी कर दी है, यहाँ ईरान में भी जंगबंदी कर दी है, ईरान ने जो है अपना हुर्मुज़ खोल दी है। तो दोनों ने अपनी अपनी तरफ से जो बिग डेवलपमेंट्स थी वो सारी कर ली हैं। तो अब जो है वो सिर्फ और सिर्फ रस्मी कार्रवाई होना जो है वो बाकी है, जो कि आने वाली इतवार तक इंशाल्लाह वो भी होती हुई नजर आ रही है। और अल्टीमेटली जो है ना वो ठीक है। एक एग्रीमेंट जो है वो तय पा जाएगा और उसके बाद जो है ना वो दुनिया आगे बढ़ जाएगी इस दौर से। ठीक है चौधरी साहब, आपके इसी पॉइंट को नदीम रजा साहब की तरफ भी लेके जाऊंगी। नदीम रजा साहब, जिस तरीके से चौधरी साहब भी कह रहे हैं कि बिल्कुल अब ये समझें अख्ताम है, कोई सेकंड राउंड की हम बात नहीं करें बल्कि फाइनलाइज हो चुकी हैं तमाम तर चीज़ें, अब सिर्फ और सिर्फ साइन करने, एग्रीमेंट्स होने और तमाम तर चीज़ों पर मुआहिदा जो है वो हो चुका है ऑलरेडी। अच्छा, ऐसी सिचुएशन में आप समझते हैं कि पाकिस्तान की जो इस वक्त सिफारती कोशिशें हमने देखी, जो डीलिंग्स देखी, चाहे वो ईरान के साथ डीलिंग्स की बात करें या फिर अमेरिका के साथ डीलिंग्स की बात करें, तो आप नहीं समझते कि कहीं ना कहीं जो ईरान अपनी जो शराइतों में लबनान का जिक्र करता था और वहाँ की जंगबंदी की बात करता था, तो वो पाकिस्तान जो है वो अमेरिका को टैकल करने में या कन्विंस करने में जो है वो कामयाब हो चुका है, या एक तरीके का प्रेशर देने में कामयाब हो चुका है, क्योंकि लबनान जंग भी जो है वो रुक चुकी है। देखिए, बात यही है कि एक तो जो दो ममालिक के दरमियान जो मुज़ाकरात इस मैच पर जो आए हैं, ये फर्स्ट टाइम आए हैं इनकलाब के बाद से, 79 के बाद से। तो आप कैसे कह सकते हैं कि 47 साल में जो कुछ नहीं हुआ वो एक नशिस्त में मुकम्मल हो जाए, एग्रीमेंट साइन हो जाए, नामुमकिनात में से। क्योंकि अमेरिका ने जो अपने बदअतमादी की जो सजा कायम की हुई है, तो उसको लादी सी बात है, बदअतमादी के बादल छटने में वक्त लगा करता है। और ईरान की जो सबसे अव्वलीन शर्त थी वो हिजबुल्लाह के ऊपर जो अटैक कर रहा है, जो हिजबुल्लाह की जो नस्लकुशी में जो इजराइल मसरूफ है, उसको बंद कराया जाए। तो ये एक वो हो गया, क्योंकि वहां पे भी इजराइल देखें, इजराइल ने जो गजा की जो नस्लकुशी थी उसमें हिजबुल्लाह ने उसका साथ दिया था, तो उसकी क़यादत खत्म कर दी गई थी हिजबुल्लाह की। लोगों ने ये कहा था कि ये खत्म हो गई है, ठीक है। इसी तरह से हमास के बारे में भी कहा, थोड़ा सा इसको अगर ब्रीफ करूं, वो हमास के बारे में भी कहा गया था कि हमास भी खत्म हो गई। देखिए, ईरान की ये सारी प्रॉक्सीज हैं, ये मज़ामत का महवर ईरान जिसको ये कहते थे, ये सारा ये हमास, हिजबुल्लाह और ये हुसीज और इवन इराक के अंदर शहाब, तो ये सारे एक ईरान ने जिस तरह से जो अपनी जंगी हिकमत अमली थी उसके तहत अभी तो हुसी इस्तेमाल नहीं किया था, वो बाहर थे, सिर्फ स्टेटमेंट की हद तक थे। और हमास जिसको कह रहे हैं कि हमास खत्म हो गई, नो नेवर, वो कभी खत्म नहीं होगी हमास भी, वो उसको भी अभी खामोश रखा हुआ था, उसने वो नहीं किया था। अभी तो सिर्फ हिजबुल्लाह हुई थी और इराक वाली भी अभी नहीं हुई थी। लेकिन हिजबुल्लाह आप देखें, ये 2 मार्च को हिजबुल्लाह इस जंग में शरीक हुई है, और जब से कल तक रात तक ये जनूबी लबनान के इजराइल की सरहद के पर जब वो अपना बिन्त जबील के इलाका है, ये एक तारीखी इलाका है, वहाँ पे इजरायली फौज अंदर दाखिल नहीं हो सकी, जबकि आसमान से बारूद बरसाया जा रहा मुसलसल, और नीचे ग्राउंड पे दो डिवीजन उनकी फौज थी, वो दाखिल नहीं हो सकी। यानी हिजबुल्लाह इतनी स्ट्रांग है, उसको शिकस्त नहीं दी गई। तो ईरान को पता था कि ये उसका मजबूत असासा है, उसको भी महफूज रखना। अच्छा नदीम साहब, यहाँ मैं पहले एक आपका ही पॉइंट रेस करूंगी। आपने कहा कि बदएतमादी के बादल छटने में टाइम लगता है, लेकिन बदएतमादी आप नहीं समझते कि ईरान को होनी चाहिए? क्योंकि पहले भी मुज़ाकरात की मेज सजी थी और उसमें तमाम तर चीज़ें टैकल हो रही थी, बातें हो रही थी, लेकिन उसके बाद अमेरिका ने धोखा दिया। अब अमेरिका को क्या खदशात हैं कि ईरान क्यों पलट सकता है, या वो आपने हुर्मुज़ के ऊपर भी ये कह रहे हैं कि मैं तब तक नहीं मानूंगा जब तक फाइनल राउंड के अंदर तमाम तर चीजें जो है वो सेटलमेंट की तरफ नहीं चली जाती? मैंने यही कहा है, बदएतमादी अमेरिका की जानिब से है कि अमेरिका के ऊपर जो बदएतमादी है, उसको ट्रस्ट डेफिसिट जो है उसका, कि वो कभी कहता कुछ है करता कुछ है। जो मुज़ाकरात हुए थे पहले भी, गुज़श्ता साल भी, और फिर देखिए सबसे बड़ी बात एक और, अगर थोड़ा सा और पीछे जाए, जब 2015 में ईरान के जौहरी प्रोग्राम के जो माहिदा हुआ था आलमी ताकतों के साथ हुआ था, तो उसमें देखे ना, ये 2018 में इन्होंने एक ये कलम की जुम्बिश उसको खत्म करके गो के
जो उस मुआहदे में दिगर जो ममालिक शामिल थे उसने उन्होंने उसकी मुखालफत की थी। तो बदएतमादी तो ये है, फिर वो है, फिर गुज़श्ता साल जो जून में जो अटैक किया था ईरान के ऊपर, वो भी तो इसी तरह से किया था, मुज़ाकरात के दौरान थे, कामयाबी से मुज़ाकरात आगे जा रहे थे, अगला मरहला होना था, तो ये हो गया। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ ईरान वक्त ले रहा है, हर चीजों को अपनी सेटल कर रहा है। जो उसके एसेट्स हैं जो फ्रीज किए हुए हैं, बिलियंस ऑफ डॉलर्स हैं, वो फ्रीज किए गए। अभी तो ये बातें आ रही है कि ईरान के जो यूरेनियम जो उसने अबरूद की हुई है वो ईरान अमेरिका के हवाले कर रहा है, उसके बदले अमेरिका 20 अरब डॉलर देगा। 20 अरब डॉलर तो नथिंग, ये तो पीनट भी नहीं है। वजह यह है कि ईरान के जो नुकसान हुआ है अब तक 270 बिलियन डॉलर्स का उसका नुकसान हुआ। ये डायरेक्ट ये हुआ है जो इसने बम्बार्डमेंट किए, तबाही और बर्बादी फैलाई। इसके अलावा मोर देन 200 बिलियन डॉलर्स का मजीद नुकसान हुआ है। तो ये घाटे का सौदा किसी तौर नहीं करे, क्योंकि ईरान को मसला नहीं था। ईरान में जो अमेरिका ने तबाही और बर्बादी मचानी थी इजराइल ने, वो तो हो गई है, उसके तो तमाम स्ट्रक्चर तबाह हो गए। और उस देखें वो इतनी रिजिलियंस कौम है, उसने उनको रिबिल्ड भी करना शुरू कर दिया है, वहाँ बहाली का काम भी तेज हो गया। तो यहाँ पे ये जो चीजें आ रही है ना, देखिए जितनी भी मीडिया के चीजें आ रही है, मैं समझता हूँ वो जस्ट एक ख्वाहिशात पर मबनी कुछ चीजें वो आ रही हैं, उनमें कोई सदाकत इस तरह हो नहीं सकती। और ये जो मुआहिदा होगा इसमें गारंटर बहुत सारे होंगे, सिर्फ एक मुल्क नहीं होगा। और जब इसकी साइनिंग सेरेमनी होगी उसके अंदर 10-12 ममालिक के मैं समझता हूँ सरबराहान यहाँ पे मौजूद होंगे, उनकी मौजूदगी में होगा, क्योंकि ट्रम्प को बहुत शौक है साइन करने का, मुआहिदों के ऊपर साइन करने का, लोगों के झुरमट में, ताकि अपनी अपनी अहमियत बढ़ाई जाए। तो यही मैं समझता हूँ ईरान भी चाहता है कि सबके दुनिया के सामने एग्रीमेंट किया जाए, ताकि कल को ये उंगली ना उठा सके। देखें, बिल्कुल नदीम साहब, आपका पॉइंट मेरे पास आ गया। चौधरी अकमल साहब, आपसे भी इसी पॉइंट के ऊपर बात करूंगी। जिस तरीके से नदीम साहब भी कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के जो स्टेटमेंट्स हैं वो हमेशा से हमने देखे कि डगमगाए भी हैं, चाहे वो पूरी जंग की सूरत हाल में देखें कि पहले वो कुछ और बोलते थे, फिर उन्होंने कुछ और बोला, फिर उसके बाद फिर यू टर्न लेके वो कुछ और बात पे आ जाते हैं। अच्छा, इजराइल इसके पीछे ज़रूर खड़ा है, क्योंकि हर चीज़ के पीछे जो तमाम तर कशीदगी होती है या कोई भी चीज़, या हम जंगबंदी की सूरत हाल में बात करें, जैसे JD वेंस को उन्होंने फ़ोन किया, इस सारी सिचुएशन में इजराइल का बहुत बड़ा हाथ है। अब क्या समझते हैं कि जो फाइनल राउंड की तरफ हम जा रहे हैं, बिल्कुल चीज़ें फाइनलाइज की तरफ हो चुकी हैं, अब गारंटीज भी इसमें है, तमाम तर चीजें भी हैं, तो कौन सी ऐसी गारंटीज होंगी कि डोनाल्ड ट्रंप जो कि बदएतमादी की बातें करते हैं, या बदएतमादी उनको एक तरीके से ईरान के ऊपर है, जबकि पूरी दुनिया को उनके ऊपर है, कि कहीं ना कहीं वो अपनी चीजों को पीछे ना हटा दें, या कहीं ना कहीं वो अपनी स्टेटमेंट से ना हट जाएं, तो वो कौन सी ऐसी गारंटीज हैं, कौन सा ऐसा प्रेशर जो कि उनके ऊपर डेवलप हो सकता है कि वो इस चीज को बिल्कुल खत्म करें और इख्तिताम पर एग्रीमेंट्स को करके इस चीज को जो है वो सफा हस्ती से जो है वो हटा दिया जाए कि दोबारा जंग जो है वो नहीं होगी। देखें, जो ओपनली अगर हम बात करें ना, जो जो जनरल पब्लिक की नॉलेज में जो चीजें हैं, वो तो देखें सिर्फ पाकिस्तान ही उसमें जो है ना फैसिलिटेटर का उसने किरदार अदा किया है। इसराइल की जो है ना वो कहा यही जा रहा है कि ये जंग जो है ना बहरहाल सदर ट्रंप ने वो इसराइली प्राइम मिनिस्टर के कहने पे शुरू की थी, और इसराइली प्राइम मिनिस्टर जो नेतन्याहू है वो इससे पहले जो दीगर प्रेसिडेंट साहिबान हैं उनसे भी ये बात कर चुका था कि आप ईरान के ऊपर अटैक करें, लेकिन उन्होंने मना किया, लेकिन सदर ट्रंप ने कर दिया। तो ये भी एक कॉन्स्पिरेसी है, लोगों में ये सोच पाई जाती है। अब जहां तक बात है अब इस वक्त जंगबंदी की, तो इस वक्त मेरे ख्याल में अमेरिका बुरे तरीके से फंस चुका है। पूरी दुनिया की जो है ना वो इकोनॉमी का बेड़ा गर्क हो गया, सत्यानाश हो गया है। आप ये समझिए सारी स्टॉक मार्केटें 10-10% तक गिर चुकी थी। पेट्रोल की और तेल की कीमतें $120 के ऊपर पहुंच गई थी, $150 की बात हो रही थी। तो मतलब कोई अफोर्ड ही नहीं कर सकता था। ये तो आप ये समझें कि पाकिस्तान ने या फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने सदर ट्रंप को एक सेफ एग्जिट दिया है उनके साथ जो एग्रीमेंट करने में। और इस चीज को सदर ट्रंप ने आज बाकायदा ट्वीट किया है अभी थोड़ी देर पहले कि थैंक यू टू पाकिस्तान एंड इट्स ग्रेट प्राइम मिनिस्टर एंड फील्ड मार्शल, टू फैंटास्टिक पीपल्स, प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। तो इस चीज को वो खुद रिकॉग्नाइज कर रहे हैं कि अगर अमेरिका को मैं फिर से कह रहा हूँ, अमेरिका को इस मुसीबत में से निकाला है तो सिर्फ और सिर्फ फील्ड मार्शल ने निकाला है, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। उन्होंने ईरान की क़यादत को इंगेज किया, उनको थोड़ा सा मोम करने में, थोड़ी सी गारंटीज देने में, चाइना से फिर जाके गारंटी दिलवाई। तो मुख्तलिफ ये सारी जो एफर्ट्स की गई हैं, ऑल क्रेडिट गोज टू फील्ड मार्शल आसिम मुनीर।
और पूरी दुनिया को जो है ना वो उनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि इस जंग को एक एग्रीमेंट के ऊपर लेके आ रहे हैं। और एक सालों पुराना जो ईरान और अमेरिका का मसले चल रहे थे और जो पाबंदियां लगाई हुई थी, तो वो खत्म हो गई हैं। और अब जो है ना जिस तरीके से अच्छा बैकअप अकमल साहब, जो है पाबंदियों वो से रिलेटेड जो अभी हम तमाम तर चीज़ें देख रहे हैं, ऐसे में अगर ईरान पर पाबंदियां ख़त्म कर दी जाती हैं तो पाकिस्तान की जो अपनी सिफारती कामयाबियां जो चल रही हैं, आप क्या समझते हैं कि वो सिफारती कामयाबियां मौशी कामयाबियों में कैसे तब्दील हो सकती हैं? क्या ऐसी स्ट्रैटेजी मुरतब पाकिस्तान कर सकता है जो कि तमाम तर चीज़ों को, चाहे वो ऑयल हो चाहे वो दीगर चीज़ें हों, उसके ऊपर अपनी तमाम तर चीज़ें इम्प्लीमेंट कर सके? देखिए, सिफारती और दिफाई महाज के ऊपर पाकिस्तान ने अपने आप को मनवाया है, हम्म। ठीक है ना। और अब ये पोजीशन और इसका मैं थोड़ी सी अगर आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि अब हम इस पोजीशन में है ना, कल तक जो है ना, ये अब ये समझे 2-3 साल पहले तक इंडिया किस तरीके से हमारे साथ बिहेव करता था, बिल्कुल ऐसे जैसे ये कोई कौम ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन अब जो हमारा एक दुनिया में मुकाम हो चुका है, खास तौर पे जंग भी हमने एक जीती है, तो उसके बाद अब इंडिया को बिल्कुल बैकएंड पे लोग ले गए। लोग हमारी बात को अब सुनते हैं, लोग अब हमारी समझेंगे कि यार कोई बंदा बात कर रहा है, कोई मुल्क बात कर रहा है। अब इन सारी चीजों को हमें बेसिकली कन्वर्ट करना है अपने इकोनॉमिकल बेनिफिट में, ताकि पाकिस्तान जो इस वक्त जो माशी बहरान का शिकार है, यहाँ पे बिजली की कीमतें महंगी हैं, बेरोजगारी है, गुर्बत है, तो इस सिफारती और दिफाई कामयाबी को हमें अपनी मुआशी कामयाबी में तब्दील करना है। अब ठीक। ये काम जो है ना वो हमारी हमारी जो है वो फाइनेंशियल टीम का है, जो हमारे माशी जो जो जैसे टीम है। वजीर खजाना है या दीगर जो टीम है, ये अब ये उन लोगों का काम है कि ये किस तरीके से चीजों को कैपिटलाइज करते हैं। अब सारा का सारा जो काम जो है वो उठ के जो है वो फौज या बिल्कुल। फील्ड मार्शल आसिफ तो नहीं करेंगे ना। इतनी बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान को दुनिया में जो उन्होंने मुकाम दिला दिया है, तो आज उसकी उसकी वजह से तमाम ममालिक पाकिस्तान की हुई बात को कुछ समझेंगे कि क्या क्रेडिबिलिटी मतलब एक किस्म की पाकिस्तान की बातों में आ गई है। और एक एक एज ए नेशन जो है ना वो हम दुनिया के नक्शे पे बहुत ही मजबूत और स्ट्रांग हुए। यहाँ तक कि हम चाहें तो अब इस वक्त कश्मीर का मसला भी अगर ट्रंप से बिल्कुल। बात करें सदर से कि भाई अब ये वाला मसला हमारा हल कराओ, तो उसमें भी वजन हो। अब वो दौर चला गया जब जो है ना वो मोदी कहता था कि जी ये क्या नाम है उसका, आतंकवाद हो रहा है और ये हो रहा है और वो हो रहा है, और 4 बंदे आए और उसने जो है ना उठा के जंग शुरू कर दी। तो ये पानी का मसला है। अब ये सारे मसले जो है ना इंडिया के साथ हमें अल्टीमेटली हल करने पड़ेंगे। और हम एक मजबूत पोजीशन जो है इस सारी सिफारतकारी की वजह से हासिल कर चुके हैं कि दुनिया को हमारी बात सुनना पड़ेगी, दुनिया को हमारी बात अब मानना पड़ेगी, क्योंकि दुनिया हमारी एहसानमंद है। ठीक है अकमल साहब, आई गेट योर पॉइंट। अच्छा नदीम साहब, आपसे भी ये जानना चाहूंगी, जिस तरीके से क्रेडिबिलिटी की बात की है अकमल साहब ने भी, और ओवरऑल जो इन्होंने सिनारियो बताया कि जिस तरह से हमने दिफाई और सिफारती कामयाबियों को समेटते हुए अपना एक मकाम बना लिया है, अपनी एक रेपुटेशन जो कि दुनिया के सामने हमने जो है वो बिल्ड कर ली है। अक़वाम आलम के अंदर इस वक्त पूरे पाकिस्तान की पज़राई हो रही है, तमाम तर जो दुनिया है वो इस वक्त पाकिस्तान को जो है वो खराज तहसीन पेश करी है, क्योंकि पाकिस्तान ने वो काम करके दिखाया जो हिस्टोरिकली कभी नहीं हुआ है। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान के साथ जो पाबंदियां हट जाती हैं तो वो आसानी नहीं हो जाएगी कि बहुत सारी चीज़ें जो कि हम लोग ईरान के साथ बिल्कुल फाइनलाइजली तौर पर या एक साथ अटैचमेंट के तौर पर ही ईजिली कर सकते हैं, वो आसान हो जाएगी दुनिया को लेकर? क्या ये तमाम तर चीज़ें डीलिंग के अंदर नहीं होनी चाहिए? नहीं, मेरे ख्याल देखिए ये डीलिंग के तहत ये तो उसका हिस्सा नहीं बन सकती, लेकिन यस अभी देखिए इस जंग के दौरान ही देखें पाकिस्तान ने पहली बार जब बग का बॉर्डर है ये खोला है, पाकिस्तान नया एक बॉर्डर खोल दिया है जिसमें अफगानिस्तान को हमने बाईपास कर दिया, जो सेंट्रल एशिया ईरान से होते हुए हम सेंट्रल एशिया जा रहे हैं। बाकायदा पहले 2 खेपे जो है वो मीट की और दीगर सामान की ऑलरेडी वो जा भी चुकी है। तो पाकिस्तान के जो आपने कहा था मॉनेटरी जो बेनिफिट है, मुआशी फायदा है, वो होना शुरू हो गया। जो सबसे बड़ा जो फायदा होना है, अभी आप देखें वो जो गैस लाइन है पाकिस्तान के बॉर्डर पर आई हुई है, वो पाबंदियों की वजह से हम मजबूर थे वो लेने में गो के, और उस माहे की शिफ्ट के तहत ये था कि अगर पाकिस्तान उस गैस लाइन को कंटिन्यू नहीं करेगा तो हर्जाना देगा, जो अभी तक 18 अरब डॉलर से ज्यादा का हर्जाना हो चुका हमसे, लेकिन ईरान ने वो फिर आलमी अदालत में उसको जाके परसू भी नहीं किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये गैस लाइन ये शुरू हो जाएगी, और फिर जो पेट्रोल का जो मसला है हमारा,
वो हमारा शुरू हो जाएगा। अगर देखें, अगर आप अभी भी देखें बलूचिस्तान के अंदर पेट्रोल जो 250 रुपए लीटर का फरोख्त हो रहा है, और वही पेट्रोल जो कराची तक बिक रहा है, तो पिछले दिनों बैंड हो गया था लेकिन सब आना शुरू हो जाएगा। और ये ईरान के साथ तो देखें जो पाबंदी हट जाएंगी तो फिर ऑटोमेटिकली पाकिस्तान का बहुत ज्यादा फायदा होगा। पहले एक दौर था कि पूरे पाकिस्तान में मैं समझता हूँ जो प्लास्टिक का जो सामान आता था, वो क्रॉकरी थी या कूलर हो या कोई भी चीज हो, हर घर में, मैं नहीं समझता किसी घर में ईरानी क्रॉकरी ना होती होगी। जब एक दौर था जब बॉर्डर खुला था तो अफगान से इजीली जब ये टारगेट किलिंग वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो वो था, कुछ हमारी भी चीजें थी बहरहाल। लेकिन अब जो है वो डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल स्मूथ हो गई है और उसमें बेहतरी होगी। और आप ईरान के अलावा भी आप देखें ना, सऊदी अरब ने पाकिस्तान में सरमायाकारी कर रहा है, $2 अरब आ चुके हैं, मजीद $8 अरब का वो भी कर। अब देखें, ये असल चीजें ये हैं कि पाकिस्तान अब खित्ते की जरूरत है, पहले भी थी लेकिन हमारे बात में वजन नहीं होता था। लेकिन आज बारह अल्हम्दुलिल्लाह हमें शुक्र करना चाहिए कि वजन है पाकिस्तान की बात में, कि जिसको भी कहता है पाकिस्तान की बात वो मानता है। फिर देखें, जो यूएई थे पाकिस्तान को जो खराब कर रहा था, गवादर को ऑपरेशन नहीं होने दे रहा था, बलूचिस्तान में जो गड़बड़ मची हुई है वहां पे उसका असर, कराची की हालात में देखें कि स्टैब्लिश नहीं होने दिया, तो आज दुबई मुत्तहिदा अरब अमारात कहाँ खड़ा, उसका हाल देख लें। उसने जब भी हमसे कर्जा मांगा था कि हमें वापस हमारे पैसे वापस कर दो, पाकिस्तान ने कहा यस, ये पकड़े पैसा अपने आप, तो फौरी पाकिस्तान को पैसे डॉलर आने, तो पाकिस्तान में हालात बेहतर होंगे और होने शुरू हो गए मेरे ख्याल में। थोड़ा सा इसमें भी ऑब्वियस की बात है, वक्त लगेगा, जैसे ये मुआहिदा हो जाएगा, पाबंदी ईरान पे से हट जाएंगी, हमारे यहाँ भी चीजें बेहतर से बेहतर होनी शुरू हो जाएंगी। लेकिन ईरान, अब बलूचिस्तान में जो इलेक्ट्रिक भी है समहाउ, उसके बॉर्डर के करीब करीब जितने इलाके में सारे ईरान से बिजली आती है, तो ईरान तो पहले भी हमें ऑफर कर चुका था, लेकिन पाकिस्तान की बहरहाल मजबूरियां थी, बाइंडिंग थी, जो कवानीन थे, जो पाबंदियां थी, उसके ऊपर हमें उसकी पासदारी करनी थी, उसको हम डेविएट नहीं कर सकते थे। लेकिन बहरहाल अब वो सारी चीजें खत्म हो जाएगी। ये पाबंदियां जो मैं समझता हूँ जो मुआहिदा होगा उसके अंदर एक बुनियादी शर्त एक ये भी है कि पाबंदियां सारी खत्म की जाएंगी ईरान के ऊपर। लेकिन नदीम साहब, सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि पाकिस्तान जो दहशतगर्दी की तमाम तर चीज़ों से है उससे कैसे बाहर आएगा, क्योंकि जैसे हमने बहुत सारे माजी में भी ये तमाम तर चीज़ें देखी, कुलभूषण यादव जो कि भारत की तरफ से स्पॉन्सर्ड किया हुआ ईरान की सरजमीन से पाया गया, ये तमाम तर चीज़ें जो कि आगे भी हमने इसी तरीके से देखी और काफ़ी लॉन्ग टाइम हमने देखा कि भारत जो है वो अपने प्रॉक्सीज को जनरेट करता है और उसके बाद तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान के ऊपर ब्लेम गेम, प्रोपेगेंडा, तमाम तर चीज़ें पाकिस्तान आज भी उसको फेस कर रहा था। लेकिन ये तमाम तर चीज़ों का एक मुकम्मल हल पाकिस्तान को क्या करना चाहिए जिससे वो इस तरह से जो दहशतगर्दी के नतीजे में वो चीज़ें भुगतता हुआ आ रहा है उसको कहीं ना कहीं कंट्रोल कर सके? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, कुलभूषण भी वहीं से आया था, वो चीजें थी। ईरान को इस चीज का मेरे ख्याल में ऐसा वो हो गया है कि वो ईरान, जब पाकिस्तान के हालात सही नहीं थे, वो ईरान के क्लोज हो गया था, उसके बंदरगाह चाबहार के ऊपर मुआहदा कर लिया था बिलियंस ऑफ डॉलर की सरमायाकारी के ऊपर। तो ये वो चीजें थी, कुलभूषण भी यहाँ पर आया था, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन अब चीजें जो है सेटल डाउन होती जा रही है, सारी चीजें जो एक दूसरे के बहरहाल एक, क्योंकि पाकिस्तान बॉर्डर तब्दील नहीं कर सकता, ना ईरान कर सकता, 900 किलोमीटर से ज्यादा का हमारी ये सरहद है, तो ये किसी सूरत वो नहीं हो सकती। तो आगे आगे जैसे वक्त आएगा, जिसमें पाकिस्तान ने जिस तरह से ईरान का साथ दिया है, वो 20 साल की जो जंग थी 12 रोजा, उसमें भी पाकिस्तान ने ईरान का साथ दिया। यही वजह है पाकिस्तान का, उनकी पार्लियामेंट में तशक्कुर पाकिस्तान और फिर ईरान की शाहराहों के ऊपर अगर आज भी आप देख रहे हैं पाकिस्तान का झंडा, ईरान का झंडा एक साथ होता है, तशक्कुर पाकिस्तान के नारे। और फिर देखिए पाकिस्तान ने कोई गाना रिलीज नहीं किया, ईरान ने पाकिस्तान के हक में गाना रिलीज किया, पाकिस्तानी क़यादत को उसमें पेश किया गया, पाकिस्तान का तराना उन्होंने पर्शियन, गो के पाकिस्तानी तराना जो ऑलमोस्ट पर्शियन के अंदर ही है, लेकिन उन्होंने उसको बेहतर अंदाज से गा के बताया। तो ये वो सारी चीजें हैं, एक दूसरे को अब वो किया जा रहा है। और नो, पाकिस्तान की वैसे भी ईरान में पहले भी बहुत इज्जत थी, और हमारे शायर डॉक्टर अल्लामा इकबाल हैं, मैं समझता हूँ कि मैं मुबालगा राय नहीं है कि पाकिस्तान से भी ज्यादा जो है वो ईरान में उनको पढ़ा जाता है, उन पे डिग्रियां हैं, सारा कुछ है, वो जगह जगह उनके अशार हैं और हर तकरीरों में भी होता है। अच्छा, फिर जो खामनाई साहब जो शहीद हो गए हैं 28 फरवरी को, जो इनके अटैक में, वो दुनिया के वाहिद लीडर थे जो अपनी हर मेन तकरीर में कश्मीर का जिक्र किया करते थे, बिलखुसूस जो ईद के इज्तिमात होते थे उसमें जरूर कश्मीर का
की आज़ादी के हक में बात किया करते थे। भले उनके ताल्लुकात इंडिया के साथ अच्छे थे, लेकिन इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पाकिस्तान और ये एक दूसरे रिश्ते में जुड़े हुए हैं। भारत अप्स एंड डाउन आते रहते हैं और मुमलिकतों का जो ताल्लुकात हैं अपने मुल्क के मफाद में होते हैं, वक्त के साथ साथ वो बदलते रहते हैं। देखिए जिंदा कौमें बिल्कुल वही नदीम साहब, होती ऐसा हैं ये जो वो वक्त एक के साथ स्ट्रॉन्ग रिलेशन जो है वो ही वाज़ेह तौर पर सामने आ रहा है, और उसी तरीके से जो पाकिस्तान ने अपनी सिफारती सतह पे जो तमाम तर चीज़ें मनवा कर दिखाई हैं, जो अपनी रेपुटेशन को बिल्डअप किया है, वो सबके सामने है। और आपने हुर्मुज़ जो कि आज खुल चुकी है, वो एक बड़ी डेवलपमेंट सबके सामने है। जिस तरीके से पाकिस्तान ने जो है वो अपनी मेहनत, अपनी लगन और अपनी तमाम तर जो एग्रीमेंट्स थे, जो अपनी जो कमिटमेंट्स थी, उसको पूरा किया है। और ये तमाम तर चीज़ें जो है अब देखनी है कि सेकंड राउंड जो कि हो रहा है वो किस नतीजे पे पहुंचता है। उम्मीद सबकी यही है कि चांसेस यही है कि अब ये जो राउंड होगा वो फाइनल राउंड होगा, सेकंड राउंड नहीं कहलाएगा। अब देखना ये होगा कि अमेरिका और ईरान जो है वो अपनी शराइतों पर से पूरे उतरते हैं और इस जंग बंदी को मुकम्मल जंग बंदी की तरफ कैसे लेके जाते हैं। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया है। नदीम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद है, चौधरी अकमल साहब हमारे साथ मौजूद है। दोनों मौजूद गेस्ट को बहुत शुक्रिया उनके वक्त का, उनके टाइम का। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। कुर्रतुल ऐन बख्श को अल्लाह ने के बाद।